Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we will discuss about the functional area of management. फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट है वो कौन कौन सी एरियाज़ के अंदर किस किस फील्ड के अंदर वो काम करेगा। तो इसके चार फंक्शंस है यानी कि चार फील्ड के अंदर ये काम करता है। फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन अनदर वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसके बाद आएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो चार जो उसके फंक्शनल एरियाज है हम वन बाय वन यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं कि क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है इन अ ब्रॉड सेंस? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और कस्टमर। यानी अगर देखा जाए तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो गुड्स या तो सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूसर्स जो है जो उसको बनाता है, जो उसका उत्पादक है, वहाँ से लेकर जो उसके कस्टमर है उसको पहुँचाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी या मार्केटिंग मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है विथ मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सब क्या क्या आता है? अगर एक तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी एक जगह से गुड्स लिया और उसी को गुड्स को दूसरी जगह पे हमने सप्लाई किया, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी यानी पैसों के साथ जो उनके मॉनेटरी वैल्यू में हम लोग करेंगे वो। सेकंड क्या होगा? मार्केटिंग रिसर्च भी करना पड़ेगा यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मार्केट का रिसर्च भी करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और डिमांड के मुताबिक किस तरह से सप्लाई करना है, तो इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यानी क्या कि कितने लेवल्स हमको बीच में लेने हैं कि प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्ट कस्टमर तक बेचना है या फिर प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा, या फिर प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को डायरेक्ट देगा और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड है कि कौन कौन बीच में इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद आएगा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर यानी क्या होगा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम दिया जाएगा, तो ये होता है सेल्स प्रमोशन। फिर होगा स्टोरेज, कहाँ पे गोडाउन है या तो फिर कोल्ड स्टोरेज, अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है। और इंश्योरेंस, कोई भी गुड्स अगर हम लोग बेचते हैं तो उसका इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेते और अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ, अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ एक्सीडेंट में कुछ नुकसान हो गया या तो फिर आग लगने से कोई गुड्स का नुकसान हो गया, तो अगर हमने इंश्योरेंस लेकर रखा है तो हमें जो लॉस होने वाला था वो लॉस से हम लोग बच जाएंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको हमें कंपनसेट कर देगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ का मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सब चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है। मार्केट मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ द कस्टमर। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही हमको पता चलेगा, मैनेजमेंट करेंगे तो मार्केट रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या उसकी ज़रूरत है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विस एंड दिस गुड्स और सर्विस आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर और कंज्यूमर और यूज़र। यानी जब मार्केट में जब रिसर्च किया गया तो रिसर्च करने के बाद फिर पता चलेगा कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन किया जाएगा, उसको जो रिक्वायरमेंट है वैसी उसको सर्विस दी जाएगी और फाइनली ये चीज़ कस्टमर के पास पहुंचाई जाएगी। थस इट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ग्रुप ऑफ सच पीपल। तो अगर हम कस्टमर की नीड के मुताबिक अगर हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी जो नीड है वो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम हम लोग उसमें इस्तेमाल करें, यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, न तो टाइम, न पैसा, न मटेरियल, किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाएंगे, इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन न रखे कि कस्टमर वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार न हो, तो सब चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा।
मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी मार्केट में क्या डिमांड क्रिएट करवाना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। द मेन एलिमेंट्स आर गुड्स और सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल, पैकेजेस एक्सेट्रा। तो इसके जो मेन जो एलिमेंट्स जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के वो कौन से हैं? गुड्स और सर्विस जो हम लोग जो बेचते हैं उसके मेन एलिमेंट्स है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी या तो फिर प्राइस पॉलिसी है, इंक्रीज इन सेल यानी सेल्स में बढ़ावा करना, और पैकेजिंग एक्सेट्रा एट्रैक्टिव पैकेजिंग और ये सब करना। इसके फंक्शंस क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस? तो पहला फंक्शन है इसका प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मिक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारा प्राइस, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज द प्रमोशन। तो वन बाय वन हम लोग एक फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं क्या है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स ये क्या है? द डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड्स अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेजिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आएगा? अगर हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर नई प्रोडक्ट है या फिर वो एग्जिस्टिंग यानी ऑलरेडी हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में हमको किस किस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, वो किस तरह से दिखती है प्रोडक्ट, उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो देखा जाएगा। फिर कौन से कलर, उसका जो पैकिंग जो बना है तो उसका जो पैकेज का जो कलर है वो कैसा कलर होना चाहिए। अगर फीमेल के लिए है तो फीमेल को अगर अट्रैक्ट करने के लिए तो कैसा कलर होना चाहिए, तो लाइट है, पिंक है, ऐसा कलर का प्रोडक्ट का पैकिंग बनाया जाए। अगर जेंट्स के लिए तो फिर उसके मुताबिक कलर, कौन सी एज ग्रुप के लिए हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस एज ग्रुप के मुताबिक उनकी जो सिलेक्टिव जो कलर्स होते हैं वो कलर के मुताबिक उसका पैकिंग बनाया जाए। फिर साइज़ एंड शेप यानी अलग अलग साइज़ में भी बनाया जाए। जैसे कि अगर हम कोई फूड पे मटेरियल खरीदते हैं तो उसके अलग अलग साइज़ के पैकेट हमको मिलते हैं। 1 kg मिलेगा, 5 kg में मिलेगा, 500 ग्राम्स में भी मिलेगा, 250 ग्राम्स में भी मिलेगा, 100 ग्राम्स का भी मिलेगा। तो साइज़ का भी ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है शेप, उसको कैसा शेप दिया जाए प्रोडक्ट को। फिर वेट, वजन। फिर प्रिंट, किस तरह का प्रिंट हमको उसका निकालना है और कैसा लेबलिंग करना है हमको, उसको पैकेट किस तरह से करना है, पैकिंग जो है वो किस तरह से करना है। फिर गारंटी ऑफ वर्क कि हाँ ये भाई 6 महीने तक इसको बिगड़ेगा नहीं, यानी हम उसमें गारंटी देंगे कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लिखते हैं वो सब इसमें आना चाहिए। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये मेन पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विसेज। एक बार अगर माल बेच दिया तो ये नहीं कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर सपोज़ कि हम लोग कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर या तो एयर कंडीशन या हम लोग वॉशिंग मशीन कुछ खरीदते हैं, तो खरीद के अगर हम लोग लेके आते हैं तो बाद में अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम किसको बोलते हैं? कंपनी के सर्विस सेंटर पे हम लोग बोलते हैं ना। तो कंपनी का सर्विस सेंटर फिर क्या करेगा? उसको रिपेयरिंग करेगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का हमारा सॉर्ट आउट करेगा। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि दूसरी बार कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, और हमने अगर ख़रीदा है तो हम भी फिर किसी और को रिकमेंड भी नहीं करेंगे। तो सेल्स करने के बाद, सेल्स के बाद उसकी सर्विस देना भी ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, ये बहुत ही मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड जो फंक्शन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो है प्राइस। इन मॉडर्न टाइम्स ए कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट, यानी अच्छे में अच्छा उसको गुड्स भी चाहिए आज के ज़माने में कस्टमर को, और कम दाम में भी चाहिए। Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product. तो जब हम प्रोडक्ट की अगर हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं तो बहुत ध्यान रखा जाए। एक तो ये देखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमको कितना हो रहा है, और फिर अगर हम मार्केट में अगर उसी चीज़ को बेचेंगे तो हमें ये भी देखना है कि अल्टरनेट या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जो है या हमारे कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर जो हमारे जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या दाम है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। The price decision includes sales policy, credit policy, policy regarding discount, wholesale or retail sale, and also commission to mediators, etc. are also considered. तो प्राइस जब हम लोग डिसाइड करेंगे तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम लोग मीडिएटर्स रखते हैं यानी कि होलसेलर रखते हैं, रिटेलर रखते हैं तो फिर उसको भी हमें कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, तो हमें उसके मुताबिक फिर हमें प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। फिर अगर हम लोग डिस्काउंट की अगर कोई पॉलिसी बना के रखी है कि भाई हमारी प्रोडक्ट खरीदो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो जो हमारी MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा उसमें वो 10% को भी हमें काउंट करके उसके मुताबिक हमें प्राइस फाइनल करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा प्राइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन।
Distribution mix includes decision regarding various ways of selling like direct selling. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि हमें डिसीजन लेना है कि हम किस तरह से इसको माल को बेचेंगे. डायरेक्ट सेलिंग यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स होना है वहीं से डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया, या फिर थ्रू द होलसेलर, या तो फिर हम लोग होलसेलर को माल देंगे, या फिर रिटेलर्स और एजेंट को हम लोग माल देंगे, एज वेल एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी, हमें कौन से माध्यम से हमें चल के जाना है, डायरेक्ट होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एजेंट, और एजेंट के द्वारा फिर कस्टमर को मिले, इस तरह से ये हमको चैनल करनी है. कि फिर डायरेक्ट हम लोग मार्केट में सीधा जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सीधा वो फैक्ट्री से ही डायरेक्ट कस्टमर को मिले, इस तरह का हमको चैनल करना है. फिर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा, तो ये सब चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाती है. यानी कि ये जो फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थर्ड फंक्शन है. अब उसके बाद आता है प्रमोशन. प्रमोशन मीन्स एम at remarkable increase in sale. It includes the matters like advertisement, publicity, selling through salesmen, ways and means to attract customers and traders etc. प्रमोशन के अंदर क्या आता है कि हमें जो हमारे प्रोडक्ट तो हमने बना ली, अब हमने प्रोडक्ट को बेचना है अगर मार्केट के अंदर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, या तो हम लोग उसको पब्लिसिटी कैसे करेंगे, आइदर वी विल शो एडवर्टाइजमेंट इन द टीवी, और हम लोग क्या करेंगे न्यूज़पेपर में हम हमारी एडवर्टाइजमेंट देंगे, या तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करवाना पड़ेगा सेल्समैन्स के थ्रू. जो हम लोग हमारे बिजनेस है हमारा, तो अगर हम लोग सेल्समैन को अगर हम अपॉइंट करते तो फिर हम सेल्समैन को बोलेंगे कि आप घर घर जाके आप इसको बेचो, या तो फिर आप आपके प्रोडक्ट को ट्रेडर्स यानी कि अगर होलसेलर्स के पास जाओ, उनको जाके अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो. तो ये सब इसके अंदर प्रमोशन के अंदर आएगा. थ्रू प्रमोशन मिक्स, तो प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल विच रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी. देखा जाए तो प्रमोशन मिक्स जो है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट में अगर देते हैं अगर न्यूज़पेपर में या फिर टीवी के अंदर, टेलीविज़न में, तो उसका हमको खर्चा होने वाला है, बराबर. लेकिन प्रमोशन के द्वारा क्या होगा कि ये n नंबर्स ऑफ कस्टमर के पास ये इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोडक्ट की पहुंचेगी, तो हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, और हमारे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे तो फिर हमारी कंपनी या तो हमारी प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा. तो ये फ्रेंड्स जो था वो था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट था. अब हम लोग सेकंड जो एरिया जो है फंक्शनल एरिया मार्केट मैनेजमेंट का, वो हम लोग देखते क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. Every business unit take care of its assets like land, building, machinery, furniture and vehicle. हर एक बिजनेस क्या करता है, अपनी जो भी एसेट्स है उसका पूरा ख्याल रखता है, बराबर है, उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखता है. जैसे उसकी लैंड है, ज़मीन है, या फिर बिल्डिंग है, या फिर जो भी फर्नीचर, मशीनरी या व्हीकल्स जो भी है, उसके बिजनेस की जो भी एसेट्स है उसका पूरा ख्याल रखता है. एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव एसेट्स. जो इंसान जो उसकी कंपनी में काम कर रहा है वो इंसान उसकी कैसी है, लाइव एसेट्स है. यानी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे. हमने एक पिछले पॉइंट के अंदर, हमने अगले वीडियो में भी हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि जो स्टाफिंग वाला एक पॉइंट था, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो स्टाफिंग वाला जो पॉइंट था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है, हमारा इनवैल्यूएबल एसेट है. तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि एम्प्लॉय वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव एसेट, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम. इसीलिए उनका ध्यान रखना जरूरी है. सक्सेस ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज. बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन इजीली एंड सक्सेसफुली अचीव्ड इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड. अगर जो हमारे यहाँ पे जो अगर एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं और अगर उनकी जो नेसेसिटीज़ है, यानी अगर वो सेटिस्फाइड है, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है, उसमें हमारा ग्रोथ होगा बिजनेस के अंदर. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन इजीली एंड सक्सेसफुली अचीव्ड इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड. एनवायरनमेंट is provided and proper care is taken. Due to such care, enthusiasm, loyalty and feeling of oneness among employees develops. It increases their working efficiency. अगर हम लोग हमारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर, अगर हम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें और उनको जो नीड्स है यानी उनको सेटिस्फैक्टरी भी होना चाहिए, यानी उन पर ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए, किसी भी काम का ज़्यादा बोझ नहीं दिया जाए. अगर उनके पास अच्छी तरह से काम करवाना है तो उन्हें भी कुछ फैसिलिटीज़ हमें देनी पड़ेगी. अगर हम उसको अच्छी फैसिलिटीज़ देते
तो ऑटोमेटिकली वो लोग मोटिवेट होंगे, वो लोग में एक एनर्जी पैदा होगी और वो लोग वफादारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सब लोगों में एक दूसरे के साथ काम करने की भावना भी पैदा होगी और सब लोग मिलजुल कर हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है उसको कंप्लीट करने में हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which takes into consideration proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessities, etc. of the employees, integrates it with business objectives and channelize the business towards success and profitability। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसको किस चीज़ को हमें ध्यान में लेना है, उसमें प्रोफिशिएंसी, नॉलेज यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या फिर उसका खुद का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। सपोज़ कि हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है 5 साल 6 साल से अगर काम करता है, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको एक प्रकार का वर्क तो उसको आ गया है, लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और अगर हम उसको किसी और डिपार्टमेंट में उसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट का भी उसे नॉलेज मिलेगा, तो उसका नॉलेज इंक्रीज होगा, इसी तरह से उसका खुद का पर्सनल भी कुछ डेवलपमेंट होगा। फिर उसकी नेसेसिटीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये आता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसकी नेसेसिटीज़ क्या, उसका क्या चाहिए, वो भी हमें उसका ध्यान रखना है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, सैलरी तो उसको मिलती है, लेकिन साथ में अगर हम उसको बोनस देते हैं या कुछ इंसेंटिव देते हैं या तो उसका कोई वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर के अगर कोई हम लोग काम कर देंगे अगर, तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगा। एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़, इंटीग्रेट इट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये सब चीज़ों का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको जोड़ना है। एंड चैनलाइज द बिजनेस टुवर्ड्स सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और इसी को जोड़ के हमें हमारे बिजनेस के सक्सेस की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसका अटमोस्ट केयर यानी अच्छी तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के, इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये इसमें क्या क्या आता है, एक तो रिक्रूटमेंट यानी कि चयन करना, यानी किसको हमें जॉब पे रखना है। अब रिक्रूटमेंट में अगर हमारे वहाँ पे पोजीशन है तो हम उस पोजीशन पे राइट नंबर ऑफ पीपल रखेंगे और एट राइट टाइम एंड फॉर राइट क्वालिफिकेशन उसके पास अगर है तो हम उसका रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट करने के बाद फिर उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, बिना ट्रेनिंग के वो कैसे काम कर सकता है, क्योंकि हर कंपनी का वर्किंग मॉडल कुछ मेथड अलग होती है। तो जिस तरह से हमारा बिजनेस यूनिट है उसका जो मेथड है वर्किंग का, वो मेथड के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। फिर प्रमोशन भी देना है, अगर अच्छा काम करता है तो इंक्रीमेंट देना है, प्रमोशन देना है। फिर डायरेक्शन यानी उसको सही मार्गदर्शन भी देना है, यानी उसे सही दिशा में किस तरह से काम किया जाएगा वो भी उसे दिखाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी ये सब काम हमें एम्प्लॉयज़ के लिए करना है। किस में आएगा ये सब, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन सेकंड, इट इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हर एक व्यक्तिगत जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो हर महीने उसको सैलरी मिले, तो उसको जो सैलरी मिल रही है उसका ऑब्जेक्टिव और कंपनी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें हमारे टारगेट्स जो है वो अचीव करने हैं सेल्स के, और प्रॉफिट जो हमें अर्न करना है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरे होने चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट काम करेगा। द थर्ड वन इज एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड इन वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। जो मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ जो है वो इनवैल्यूएबल एसेट है बिजनेस के लिए। फोर्थ वन इज प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डेवलपमेंट, और उनके व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए उनको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए। इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन, और जो वो लोग जो काम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस जो उसको इवेल्यूट करना है, यानी कि उसको एक अप्रेज करना चाहिए उसको कि हाँ आपने अच्छा वर्क दिया, आपको जो काम दिया गया था आपने वो कंप्लीट किया है, आप उससे अच्छा काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा भी आप काम करते हो, तो फिर उसको थोड़ा राइट प्लेस पे भी उसको रखना है। यानी कि अगर वो बॉटम लेवल पे है तो उसको थोड़ा कोई सुपरवाइजर लेवल के ऊपर लेके आया जाए, या तो सुपरवाइजर लेवल के तो उसको और भी कोई डिपार्टमेंट के हेड पे लेके आया जाए, उसको प्रमोशन दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ी एनर्जी पैदा होगी और वो और भी ज़्यादा वफादारी से अच्छा काम करेगा। टू मेंटेन द एम्प्लॉयज़ इन बिजनेस बाय रिड्यूसिंग देयर लेबर टर्नओवर रेट,
जो एम्प्लॉयज़ जो है उसको क्या है कि लेबर टर्नओवर रेट कम होना चाहिए, यानी जितने लोग काम कर रहे हैं तो इतना ओवरबर्डन भी उसके पास काम न लिया जाए कि वो फिर दूसरे दिन काम पे ही ना आ पाए। तो जितने एम्प्लॉयज़ की हमें एक काम के लिए ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय रखे जाए और उनके पास जितने वर्क घंटे काम करा सकते हैं उतने घंटे ही काम करवाया जाए। तो क्या होगा कि रिड्यूस होगा, लेबर टर्नओवर रेट जो होगा वो हमारा रिड्यूस होगा, तो ये हमको फ़ायदा होगा हमारे प्रॉफिट मार्जिन के लिए। And the seventh one is to provide conducive environment to boost their zest and efficiency to accomplish business objectives। और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अगर हमें पूरे करने हैं तो हमें एम्प्लॉयज़ का इस तरह से भी ख्याल रखना है कि उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, यानी हमें एक ऐसी जगह पे उसको बिठा के या काम करवाना है कि उसको काम करने के लिए कुछ अच्छा लगना चाहिए। ऐसे यानी कि डर्टी प्लेस पे या इस तरह से उसको नहीं बिठाना चाहिए कि उसको काम करने का मन ही ना हो। उसको जो काम करने की जो वर्क प्लेस जो है वो साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए कि उसकी हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े और उसको काम करने में भी अच्छा लगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो थे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो द फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो हमारे एम्प्लॉयज़ है बराबर है उसका एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। सेकंड, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ है अगर वो अच्छी तरह से काम करते तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। देन मेंटेन्स रेप्यूटेशन, एक तो एम्प्लॉय का भी रेप्यूटेशन मेंटेन रहेगा। अगर वो हायर पोस्ट के ऊपर है उसको कुछ अथॉरिटीज़ और पावर दिए जाएंगे तो वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, उसको कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए तो अपना रेपुटेशन उसका भी मेंटेन होगा। और इसी तरह से बिजनेस का भी प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन होगा, क्योंकि अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस तो बिजनेस का भी प्रॉफिट जो प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन रहेगा। देन मेंटेन्स क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड है तो वो हर काम को बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो जो भी हम गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का उनको भी मिलेगा। फिर डेवलप्स फीलिंग ऑफ वननेस, एक इनमें एक ये फीलिंग आएगी कि सभी एम्प्लॉय एक जैसे है, एक साथ काम करें, यानी किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अगर उसकी कैटेगरी के मुताबिक उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसके वर्क के मुताबिक उसको सैलरी मिलनी चाहिए, तो क्या होगा कि किसी में भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो उसके अंदर एक काम करने की एक भावना पैदा होगी कि हाँ सब लोग को इक्वली यानी जिसके काम के मुताबिक सबको सैलरी मिल रही है तो कुछ उसको भी दिल या कुछ भी दुखेगा नहीं, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक मेन पॉइंट है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी एक तो हमें जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय हमें बिजनेस के अंदर हमें रखने हैं, लेकिन फिर जितने रखे उन लोगों के पास जितने लोग रखे उनके पास पूरा वर्क भी हमें करवाना है। फिर यानी कि अगर हमें 10 लोगों की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे 10 की जगह पे 12 लोगों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 एक्स्ट्रा लोग कभी हम लोग रखेंगे नहीं। तो 10 लोगों को रखे, यानी हमने सोच समझ के ही बताया होगा कि 10 लोग ही हमको चाहिए काम करने के लिए। तो अब ये 10 लोगों के बीच में ये वर्क को कंप्लीट करवाने की भी जवाबदारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को, यानी वो लोग मैनेजमेंट वाले ही ये लोग लेंगे कि ये 10 लोग इस वर्क को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उसको यूटिलाइज भी करना है, लेकिन ओवरबर्डन नहीं करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, जितना लेबर टर्नओवर रेट कम होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर 8th पॉइंट जो है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़ इज एनहांस्ड, यानी कि अगर काम कर रहा है बंदा हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है हमारा, तो उसको एक जॉब करने का सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब उसको अच्छा माहौल मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कोऑपरेटिव सब लोग होंगे और उनको टाइमली जो उनको चाहिए, जो उनकी जो नीड्स है वो उनकी अगर नीड्स अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो लोग हमारे साथ जॉब करने के लिए वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट employees get job satisfaction which finally turns into an environment of the industrial peace। अगर सभी एम्प्लॉयज़ अगर सबको जॉब में सेटिस्फेक्शन है तो फिर एक कैसा माहौल बनेगा, पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर पीस रहेगा, यानी सभी लोग शांति से, पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोग शांति से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड जो था फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
जैसे कि वैसे तो चारों फंक्शनल एरिया जो है वो मैनेजमेंट के वो इम्पोर्टेंट है, हर एक अपने अपने एरिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, यानी ये खून है। फाइनेंस है वो हमारे रगों में जिस तरह से खून दौड़ता है शरीर के अंदर, इसी तरह से बिजनेस को अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है बिजनेस के अंदर तो हमें बिना पैसों के कोई भी काम नहीं हो सकता है। चाहे वो एम्प्लॉय को रखना है तो, चाहे वो कुछ प्रोडक्शन करना है तो, चाहे वो हमें प्रोडक्शन का माल खरीदना हो, चाहे हमें बेचने जाना हो माल, हर जगह पे हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नो एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट फाइनेंस, यानी कोई भी एक्टिविटी फाइनेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांसन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंस कहाँ कहाँ जरूरी है? जब हमें कोई बिजनेस खड़ा करना है तब भी ज़रूरत है, उसको डेवलप करना है तो भी ज़रूरत है, उसका एक्सपांसन है, उसका विस्तारीकरण करना है, अगर जोर ज़्यादा उसको बढ़ाना है तो, और अगर हमें कोई नई टेक्नोलॉजीज लानी है तो हर चीज़ के लिए विदाउट मनी कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि हर जगह पे फाइनेंस रिक्वायर रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी जितने भी फंक्शंस फाइनेंस के साथ जुड़े हुए वो सब के साथ डील करता है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल फंक्शंस मीन्स function of acquisition and utilization of capital along with function of allocation of capital। ये कैसा फंक्शन है? एक्विजिशन ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यानी कहाँ से हम लोग ये फंड हासिल करेंगे, जो हमें पैसा चाहिए तो वो फंड हम लोग कहाँ से हासिल करेंगे, एक तो ये है। अब जब हमने फाइनेंस जो फंड हासिल कर लिया, यानी कि जो हमने कैपिटल जो हमने हासिल कर लिया, तो अब हम उसे किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, वो कैपिटल को हम लोग किस कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस चीज़ों के लिए हम लोग खर्च करेंगे, उसका भी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शंस है, सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ नीड ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला फंक्शन है कि कितने रुपयों की ज़रूरत है। अगर कोई बिजनेस है, हमें कोई अगर डिसीजन लेना है तो हमें पहले इस चीज़ का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि हमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत है। सेकंड, टू प्लान फॉर द फाइनेंस, टू मेक फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, यानी हमें कितने पीरियड के लिए फाइनेंस, कितना लंबे समय तक के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कितने समय के लिए चाहिए और कितना हमें फंड की रिक्वायरमेंट है। फिर थर्ड आएगा टू प्रिपेयर बजट। अब जब हमें ये चीज़ हमने फाइनल कर लिया तो हमें बजट भी हमें बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को हमें कितना कितना उस डिपार्टमेंट पे हमें खर्चा करना पड़ेगा। देन टू अलोकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी टू अलोकेट फंड्स। जो हमने अगर फंड आ गया, हमारे पास आ जाता है, तो फिर हम उसको एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट को। उसका जो हमने सोचा है कि भाई ये डिपार्टमेंट में इतने रुपए की ज़रूरत है, प्रोडक्शन में इतने की ज़रूरत है, सेल्स में इतने की ज़रूरत है, परचेस डिपार्टमेंट में इतनी ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज में इतना ज़रूरत है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, बजट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको अलॉट करेंगे। फिर टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट रिसोर्सेज ऑफ एक्विजिशन। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और कौन से माध्यम से हम लोग ये कैपिटल को हम लोग कलेक्ट करेंगे। कैपिटल यानी कि जो बिजनेस में जो मूड़ी लगाई जाती है उसको बोलते हैं कैपिटल। यानी कैपिटल जो है तो अब हम कौन से माध्यम से लेंगे, कैपिटल का स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग कैपिटल लेंगे। अब कंपनी है तो कंपनी के अंदर क्या होगा, शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे हम, इक्विटी शेयर पर लेना है, हमें इश्यू करना है कि प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। कोई भी लिमिटेड कंपनी है उसके लिए इक्विटी शेयर इश्यू करना ये कंपलसरी है, तो ये तो उसको करना ही पड़ेगा। या फिर एक इक्विटी शेयर हो गया, फिर हो गया प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद अगर वो डिबेंचर अगर इश्यू करना चाहता है तो वो डिबेंचर भी इश्यू कर सकता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर उसे अपनाना है वो उसे डिसाइड करना पड़ेगा, उसके कौन से माध्यम से वो पैसा हासिल करेगा एज अ कैपिटल। उसके बाद आता है टू डू द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। फिर जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी, जो एक बार स्ट्रक्चर नक्की डिसाइडेड हो गया कि कहाँ से लेंगे, तो फिर उसका प्रोसीजर फिर वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट्स आर मेड टू यूटिलाइज एंड कंट्रोल द फाइनेंस प्रॉपरली। फिर इतना एफर्ट्स लगाया जाएगा कि जो फंड हमने जो आया है उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज के इस्तेमाल करें और उसके ऊपर कंट्रोल भी रखें। यानी ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट को हमने इतना दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई, यहाँ पे उसके ऊपर कुछ देखने की ज़रूरत, ऐसा नहीं। देखना है कि वो पैसा कहीं भी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, यानी उसको कहीं भी गलत जगह पे तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो भी उसको प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर 8 पॉइंट है
टू डिसाइड फाइनेंशियल पॉलिसी, फिर जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो सब बनाई जाएगी। फिर टू प्लान फॉर द टैक्सेस, फिर प्रॉफिट कमाएंगे तो गवर्नमेंट को भी टैक्स तो देना पड़ेगा ना बाबा, तो प्रॉफिट कमाया तो कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके मुताबिक हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है उसके लिए भी हमें एडवांस में प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, और जो फाइनेंस जो हासिल किया हमने, जो हमने अलग अलग मोड से अलग अलग स्ट्रक्चर से जो हमने फाइनेंस हमने कलेक्ट किया है, तो हम उसमें से कौन कौन सी एसेट्स हम लोग परचेज करेंगे, फिर एसेट्स जो हमने परचेज करेंगे तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब जो है वो किसके फंक्शंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये फंक्शंस है। और हमारा लास्ट फंक्शनल एरिया जो है मैनेजमेंट का, वो है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट इज नॉन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है कि जो हमें कुदरती तरीके से जो हमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हमको मिलता है उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स के अंदर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग, इंसान की मदद के द्वारा। कंज्यूमेबल गुड्स यानी उसको हम इस्तेमाल कर सके, इस तरह के गुड में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स, और प्रोडक्शन जो हमने किया वही हमारे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे आ रहा है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी हमने जो ऊपर जो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा यानी कि उसको भी फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ये प्रोडक्शन जो है उसका एक डिपार्टमेंट भी होगा। इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी प्रोडक्शन का पहले प्लानिंग किया हमें कौन सी प्रोडक्ट हमको बनानी है, फिर डिसाइडिंग प्रोग्राम्स कौन सी मेथड से हम लोग करेंगे, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में क्या डिमांड है, तो सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। फिर जो प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसे रॉ मटेरियल परचेज करना है तो फिर परचेज डिपार्टमेंट से भी इसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट के साथ। प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल, और डायरेक्शन प्रॉपर दिशा उसको दिखाई जाएगी कि किस तरह से ये करना है और उस पर कंट्रोल भी रखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसके फंक्शंस है, क्या काम करता है ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट। टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, सबसे पहला इसका काम क्या है कि क्या प्रोडक्शन करेंगे ये हमको सोचना है। सेकंड, प्रोडक्शन रिसर्च, टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, कौन सी चीज़ हमें प्रोडक्शन करनी पहले उसके लिए जाके हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि पब्लिक को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके टेस्ट और उसके प्रेफरेंस के मुताबिक यहाँ पे चीज़ को बनाया जाएगा। थर्ड, टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स, बाद में प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाएगा और प्रोडक्ट मिक्स यानी कि उसका जो कलर साइज जो हमने पहले डिस्कस किया था वो कैसा शेप होना चाहिए, उसका प्रिंटिंग कैसा होना चाहिए, वो सब डिसाइड किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज मशीनरी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है, यानी हमें अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ गुड भी हमारा प्रोडक्शन हो और हमें कैसी मशीनरी हमें इस्तेमाल करनी है ताकि उसका प्रोडक्शन भी थोड़ा स्पीड भी हो, ताकि हमें जो हमारा लेबर टर्नओवर जो रेट है वो भी हमारा डिक्रीज होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड लोकेशन एंड लेआउट फॉर द बिजनेस, किस जगह पे हमें ये बिजनेस को खड़ा करना है, कहाँ पे हमें ये इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो भी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सी जगह पे हमें खड़ा करना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, जहाँ से हमें इजीली रॉ मटेरियल हमें हासिल हो सकता है, यानी कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्च से हमें पहुँच सकता है, वैसे लोकेशन के ऊपर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टिमेट द नीड ऑफ द मटेरियल एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, फिर हमें ये एस्टिमेट भी लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सा मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट है और दूसरी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये सब तय करेगा। उसके बाद है प्रोडक्शन कंट्रोल, टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी अगर प्रोडक्शन के ऊपर हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी प्रोडक्शन नहीं करना है कि मार्केट में डिमांड जितनी है उससे डबल या 3 गुना अगर हमने प्रोडक्शन करके रख दिया तो फिर क्या होगा, माल पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, यानी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करके रखना चाहिए।
फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी का बहुत सही तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो मार्केट में अगर बेचने गए तो हो सकता है हमारी प्रेस्टीज, हमारा जो इमेज जो है वो ख़राब भी हो सकती है। और दूसरे नंबर के ऊपर क्या होगा, प्रेस्टीज तो ख़राब हो गई, साथ में मटेरियल जो गुड्स है वो भी ख़राब हो गया और जो टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाएगा। देन कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस और कॉस्ट, यानी अगर एक मशीन पे काम करने के लिए 2 जनों की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ 2 लोगों को ही रखा जाए, 3 लोगों को न रखा जाए, क्योंकि 3 लोगों को रखा तो फिर क्या होगा कि एक्सपेंस बढ़ेगा, यानी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंस और कॉस्ट के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, यानी जब हम प्रोडक्शन करते तो यही नहीं होना चाहिए कि एक ही टेक्निक से एक ही तरह की कि हम लोग कई सालों से चले आ रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है, कस्टमर्स जो है, उसकी नीड्स जो है वो चेंज होती रहती है, उसका टेस्ट, उसके प्रेफरेंस हमेशा चेंज हो रहते हैं। तो हमें भले ही हम एक ही प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर कुछ वेरिएशन आना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहना चाहिए। उसका साइज़ चेंज होना चाहिए, उसका कलर चेंज कभी चेंज करना चाहिए। पैकिंग मटेरियल जो होता है, पैकिंग का जो ऊपर का जो पैकिंग जो बॉक्स होता है, उसका बॉक्स का डिज़ाइन कुछ चेंज करना चाहिए। कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें उसके अंदर लेके आना चाहिए टाइम टू टाइम। तो क्या होगा कि पब्लिक को ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ, कस्टमर को ऐसा लगेगा कुछ नया आया, यानी इन्होंने कुछ इसमें चेंज किया है। क्योंकि पब्लिक जो है, जो कस्टमर जो है, उनके जो प्रेफरेंस जो है, उनका जो टेस्ट जो, उनकी जो हैबिट्स है वो चेंजिंग होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें भी हमारे प्रोडक्शन के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चारों फंक्शनल एरिया जो मैनेजमेंट के जो है वो मेन जो थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट में भेजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।